नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। एक बार फिर चर्चा में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और चर्चा का विषय बहुत ही अहम है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग में अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए। चुनाव प्रचार अभियान गुरुवार की शाम समाप्त होने वाला है। इससे पहले बुधवार को यूपी के चुनाव में इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इसी बीच लगातार जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, माहौल को देखते हुए आपको यह भी बता दें कि एक नई अहम चीज सामने निकल कर आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो है लोकतंत्र बचाने की बात। लोकतंत्र बचाने की बात विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर जो कहते हैं ना कि हर एक आईने के एक पीछे का पहलू जो है वो काला होता है। इसी तरीके से सच यह है कि चुनाव प्रचार में दौरान जिस तरीके से विपक्ष लगातार लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, वहीं पंजाब में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता यानी कि मीडिया पर हमला किया जा रहा है और हमला किया गया है। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल को प्रतिबंधित किया गया, यानी कि बैन किया गया है पंजाब के अंदर। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पंजाब में ही एक और महिला पत्रकार, एक दूसरे चैनल की महिला पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, उस पर SC/ST लगाया गया, उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अपने अपने मंचों से विपक्ष के बड़े नेता, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी कहीं ना कहीं मीडिया पर टिप्पणी करते हुए, तंज कसते हुए नजर आए। आखिरकार मीडिया पर हमला क्यों प्रेस की आज़ादी पर यह प्रतिबंध है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि केजरीवाल की जो मीडिया पर प्रतिबंध है, जो अघोषित एक कहा जाए इमरजेंसी, मीडिया इमरजेंसी लागू है, वो क्यों की जा रही है। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़ेंगे और खास मेहमान से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान के तौर पर पवन गोयल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आपके प्रवक्ता मोहम्मद तकी साहब यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, जब चुनाव प्रचार की बात हो रही है, चुनाव प्रचार में लोग दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन एकदम से मीडिया पर हमला, मीडिया पर प्रतिबंध लगाना, ये कहां तक जायज़ है? मीडिया पर तंज कसना कहां तक जायज़ है? सीधा सवाल हम सबसे पहले करेंगे आलोक त्रिपाठी जी आपसे ही, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप मार्गदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल अनुराग जी, देखिए, अगर पंजाब की बात, हम मुद्दा जो है वर्तमान में पंजाब की बात हो रही है कि पंजाब में एक चैनल को जी। प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन अगर आप इसके पीछे देखिए तो ये एक घटना हुई। उसके पहले भी पिछले कुछ वर्षों से अगर यूपी में आप देख लीजिए, कम से कम 2-3 दर्जन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। क्यों किए गए? तो उन्होंने सच दिखा दिया। तो अब नेता, पहले जैसे नेता राजनीतिक दल ना राजनीतिक दल है ना नेता है। पहले क्या होता था कि अगर किसी नेता के बारे में या किसी पार्टी के बारे में आप कुछ लिखिए तो वो उसको पॉजिटिव लेते थे और कहते थे कि आपने अच्छा लिखा और मुझको जानकारी नहीं थी, मैं इसको सुधारूंगा। लेकिन अब क्या है, अब नेता वो सुधारना नहीं चाहते हैं, वो आपको ही सुधारने अब लगे हैं कि आप लिखे ही ना। तो जिन लोगों ने जो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया उनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए गए, उनको जेल भेज दिया गया। उससे बढ़ करके आम आदमी पार्टी जो विपक्षी भूमिका निभा रही है एनडीए गठबंधन के साथ में, उसने उससे भी आगे काम किया पंजाब में, उसने चैनल को ही बैन कर दिया। तो ये टोटल जो राजनीतिक दल है, ये पंजाब या का ही मामला नहीं है, ये यूपी देख लीजिए या पूरे हिंदुस्तान का देख लीजिए। ये राजनीतिक दल अब सहन शक्ति खत्म हो गई है। अब ये नहीं चाहते कि हमारी बात को आप अपने हिसाब से लिखें। अब वो चाहते हैं कि जो हम बताएं वो आप बताइए, वो ना बताएं तो आप मत बताइए। तो ये जो हमला हो रहा है, ये एक चौथा। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हम आप प्रवक्ता की तरफ रुख करते हैं, मोहम्मद तकी साहब की तरफ। मोहम्मद तकी साहब, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक पूरे मीडिया चैनल को आपको बैन करना पड़ा पंजाब में? क्यों? देखिए, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी चैनल को बैन नहीं कर सकती। बेबुनियाद बकवास इल्जाम जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, क्योंकि अब चुनाव जो है वो सर, ये भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद तकी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, उस चैनल ने खुद, उस चैनल ने खुद ये कहा है, उस प्रचार जो है वो प्रचार को। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, आप भी बोल लीजिए। जी न्यूज के चैनल पे लगातार तो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
जो प्रवक्ता आके जो बोल रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो झूठे हैं, बेबुनियाद इल्जाम है। और जो उसके पत्रकार भी आके बोल रहे हैं वो गलत है। आम आदमी पार्टी ने ना कोई विज्ञप्ति जारी की है, ना कोई लेटर जारी किया है। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट कैसे उसको बैन लगा सकता है, ये बेबुनियाद है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति ऐसी रही है तो उसको हमेशा दूसरा वाला भी ऐसे लगता है। जो आदमी हमेशा चोरी करता है उसको लगता है सामने वाला अगर मेहनत से कमा रहा है तो उसको हजम नहीं होता, वो लगता है वो भी चोरी कर रहा है। बीजेपी ने हमेशा पत्रकारिता पे हमला किया। रवीश कुमार एनडीटीवी पे हमारे प्रधानमंत्री जी कभी इंटरव्यू देने लगे, अब जो एनडीटीवी से रवीश कुमार चले गए तो सो कॉल एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई कि स्वतंत्र पत्रकारिता को वो फेस कर सके। तो वो तो उनका ही नेचर है, जो उनका नेचर है वो दूसरे पे थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव चाह रहा है आखिरी चरण में और पंजाब में चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करके अपने आप को अहम भूमिका में लेना चाह रही है ताकि वो श्री बड़ी अकाली दल से और जो उससे पीछे छूट रही है उससे तो कम से कम आगे निकल जाए और वहां 3-4 सीटें जीत ले। ये तो सीट जीतने की रणनीति है और बेबुनियाद है, बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सीट जीतने के लिए केवल मीडिया के कंधे का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बोलता है हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर आता है उसने बोलता है हिंदुस्तान ने बैन लगाया। बीबीसी के ऊपर रेड करी गई, भारत के ऊपर स्वतंत्र पत्रकारिता को लगातार नीचे चल रहा है, उसकी तालिका में नीचे जा रहा है। किसने किया? बीजेपी ने किया है। और व्हाट्सएप पे कई बार वार्निंग दी गई बीजेपी कि ये भारत सरकार इस तरह से बिहेव करेगी तो हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। और ट्विटर ने और यान मस्क तक ने बयान दिया है कि भारत के अंदर जो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करता है वहां किसी को बोलने की आजादी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक के देखे जिस तरह से उन्होंने पत्रकारिता को खत्म कर दिया है और पत्रकारों की लगातार है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में पत्रकार आप ही के बंधु ने नमक से रोटी खाने का वीडियो दिखाया था। सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को प्राथमिक स्कूल के अंदर नमक से रोटी खिलाई जा रही थी, उसके बाद उस पत्रकार के साथ को जेल में डाल दिया गया यूपी सरकार ने। आपको याद है? तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और हम चाहते हैं लोग बोले, अगर कोई हमारे तरफ से बोल रहा है तो अच्छी बात है, हमारे खिलाफ बोल रहा है तो पर भी अच्छी बात है, वो हमारे ही प्रचार कर रहा है। तो हम तो चाहते हैं लोग बोले। आम आदमी पार्टी जब से अस्तित्व में आई है हमारे खिलाफ ज्यादा बोला गया है, हमारे खिलाफ प्रचार ज्यादा किया गया है। उस प्रचार के लिए सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस तरह के खिलाफ बोलने से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है। तकी जी हमारे साथ पवन गोयल जी हैं, सीधे सीधे आपने जो आरोप लगाए उनसे ही बात कर लेते हैं। पवन गोयल जी, आपने सुना आप प्रवक्ता मोहम्मद तकी साहब क्या कह रहे हैं कि गिरेबान में झांकने की जरूरत बीजेपी को है, क्योंकि ये जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है आपके खिलाफ ये सब बीजेपी की किया धरा, बीजेपी की प्लानिंग है। जी सक्सेना जी, मैं पहले एक चीज तो क्लियर कर दूं, हर घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी, हर घंटे ट्वीट करने वाली पार्टी, सुबह आरोप, दोपहर में आरोप, शाम को आरोप, हाई डिनर लेट डिनर पे आरोप। आम आदमी पार्टी बढ़ चुकी है 50 देश के पॉलिटिकल और बिजनेस ऊपर आरोप लगाए। मुझे एक का प्रूफ आप दे दीजिए कि जो प्रूफ साबित हो गया कि इन्होंने उस पर आरोप लगाया और वो सिद्ध हो गया। दूसरी बात, अगर किसी पर भी इन्होंने आरोप लगाए या तो इन्होंने माफी मांग ली या उन्हीं पार्टियों से, उदाहरण के तौर पे कांग्रेस से गठबंधन, एनसीपी से गठबंधन, अखिलेश यादव जी से गठबंधन, एनसीपी से गठबंधन, लालू प्रसाद यादव के लिए ये बोलते थे ये बिहार का नहीं पूरे भारत का चारा खा गए, उनसे गठबंधन। एक टाइम पर इन्होंने उनको चोर, बेईमान, कट्टर परिवारवाद कहा और आज उन्हें कट्टर ईमानदार भाई, बहन और मामा और मौसा और सारी रिश्तेदारी कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब आप ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर एक दिन में 4 बार आप लगा सकते हो, इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, तो क्या आप पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं कर सकते कि ये स्टेट गवर्नमेंट इनको अथॉरिटी देती है कि जी न्यूज पंजाब में चलेगा और किसी के अंदर हिम्मत है तो इसे बंद करा के दिखा दो। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या और भारतीय जनता पार्टी मीडिया से छेड़छाड़ करती है। मैं भाई साहब को बता दूं, आप पार्टी के प्रवक्ता को, 7856 चैनल 2014 के बाद नए आए, 17,500 छोटे बड़े न्यूज चैनल हमारे देश में काम करते हैं और कितने तो यूट्यूबर हैं जो भारत में बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के फेवर में प्रचार प्रसार करते हैं। आप एक बात बताइए, अभी इन्होंने, मेरे वरिष्ठ पत्रकार ने जब आपने सवाल पूछा त्रिपाठी जी से कि चैनल क्यों बंद हो गया, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, खाली एक ही राज्य का नाम लिया, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से पत्रकार का, और वही मोहम्मद साहब ने भी उसी पत्रकार का, क्या उत्तर प्रदेश में चैनल बैन कर दिया क्या? जो पंजाब का एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल नहीं है इनके पास। पत्रकार का तो है, पत्रकार की अपनी पर्सनल राय हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज अगर चौथा स्तंभ मजबूत हुआ है ना,
उसके हिसाब से आपके पास इतनी अथॉरिटीज हैं कि आप अपने किसी भी पार्टी के, देश में 70 पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई भी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो देश के नामी गिरामी 212 चैनल आके उनको कवर करते हैं। आप भी करते होंगे सर, एबीसी न्यूज भी कवर करता है। बिल्कुल। तो किसी को तो अधिकारी, किसी का तो मतलब मौलिक अधिकार नहीं छीने गए, और उसके बाद चैनल पे बैठकर लोकतंत्र की हत्या बताते हैं। और मैं दूसरा ये और पूछना चाहता हूं आप पार्टी के प्रवक्ता से कि बीजेपी के किन नेताओं ने 25-25 करोड़ देकर 25 विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी? ये बड़ा आरोप लगाया था आतिशी मार्याने मंत्री है दिल्ली की, और एक का भी ऑडियो बता दीजिए, एक की भी वीडियो बता दीजिए, और एक के भी कोई प्रूफ दे दीजिए, कोई नहीं देंगे। पहली बात, एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। 2013 में ये आम आदमी पार्टी बनी, आज 2024 में बन गई। 70 पॉलिटिकल पार्टियों में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। और जो अभी कह रहे थे, इसको एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ हमारा प्रचार प्रसार होता है। अगर लोकतंत्र की हत्या होती ना तो 70 साल पार्टी पुरानी तीसरे नंबर पर आती, 10 साल वाली आ गई, और ऊपर से आप कह रहे लोकतंत्र की हत्या है। तो कुछ सोच समझ के बोलिए साहब। जितनी आजादी, एक लास्ट कमेंट और दूंगा सक्सेना साहब, 2014 में जब मोदी जी आए, और 1 सेकंड 10 सेकंड कमेंट, 2014 से लेकर 2024 तक देश की जनता के साथ साथ जितनी भी 70 पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी दी जाती है, चाहे कोई भी सीएम हो। और एक और महत्वपूर्ण बात इसी के अंदर जोड़ी हुई, कश्मीर के अंदर आज हालात देख लीजिए, आज वोटिंग देख लीजिए, लाल झंडा छोड़ो अब तिरंगा फहरता है। 1939 से लाल झंडा फहरता था। तो हमने तो कश्मीर भी सुधार दिया, और आपकी पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ एक हादसा बता दीजिए, और देश में 4100 में से केवल 1600 विधायक भाजपा के हैं, और 36 राज्य यूपी मिला के 12 ही मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। तब आप लोकतंत्र की हत्या करें। जी सकते हैं जी तकी साहब, आपने सुना, सीधा सीधा आपके आरोपों पर जवाब दिया है पवन गोयल जी ने, और साफ साफ कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है, ये आप लोगों का जो रेनो पीटना है ना कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने आरोप, आम आदमी पार्टी को आम आदमी की जगह आरोप आदमी पार्टी बता दिया है, और उन्होंने गिना भी दिए हैं अपनी तरफ से जो भी आंकड़े हैं इनके पास। क्या कहना चाहेंगे तकी साहब? देखिए, अभी हाल फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, जो ताजा मामला, इसको बीजेपी बहुत दबाना चाह रही थी, और एसबीआई खुलासा किया है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने के बाद। इन्होंने नहीं बताया कि कहां से कैसे कैसे चंदा दिया और किस तरह से चंदा दिया गया, सब डिटेल सामने आ गई है। कंपनीज के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उनके मानक सही नहीं है, स्टैंडर्ड सही नहीं है। दवाई कंपनी से जब इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह चंदा दिया उन्होंने, तो उनको सही करार दे दिया, वहां से दवाई बनने लगी। कहां से भाजपा की पोल खुली है, और भाजपा के लोग जानते हैं किस तरह के उनका आचरण, वो पूरा देश जान चुका है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, और ये बहुत सही बात है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, उसका कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती कि चाहे तो चैनल्स को बैन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई मिनिस्ट्री भी नहीं होती। तकी साहब मैं आपको बता दूं कि तकी साहब एक छोटी सी जानकारी आपके लिए बता दूं। आपने जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की बात की है, आपने बात की है कि सेंट्रल के पास होता है, लेकिन पर्टिकुलर एक चैनल का जो रिले होता है, जो टेलीकास्ट होता है, उसको पर्टिकुलर एक राज्य में, एक स्टेट में, एक शहर में अगर रोकना होता है तो उसको बैन करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो अधिकार होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास भी होता है। अगर ऐसा है तो ब्लैकआउट क्यों किया गया? जितने भी मान लीजिए, जितने भी डीटीएच बॉक्सेस हैं, जितने भी वहां पे सेटअप बॉक्सेस, वहां से उसको ब्लैकआउट किया गया है। ऑफिशियल अभी इसके बारे में जानकारी भले ही पंजाब सरकार नहीं कह रही है, लेकिन जो वहां के दर्शक हैं, जो लोग हैं, जो मीडिया हाउस है, वो तो ये बात कह रहा है सामने। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट सजेशन दे सकती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट करना। दूसरी बात है, अब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत दिनों में बनारस में रहा, वाराणसी में, जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव चल रहा था, और उसके दौरान मैंने फोटो भी दिखाई बहुत से गया चैनल पे, वहां एनडीटीवी नहीं दिखाया जा रहा था, एनडीटीवी वहां बंद था चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले बहुत साल तक लगातार। तो ये बात मैंने वहां लोगों से कही, तो दिखाई भी, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था इस बात को कि वहां पे एनडीटीवी ब्लैकआउट कर दिया गया है। हम लोग न्यूज चैनल से क्यों डरे? न्यूज चैनल वाले अच्छा काम कर रहे हैं, वो सवाल पूछते हैं, हमें सवाल वेलकम करते हैं। जितनी भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने ऐसे सवालों को वेलकम किया, उसका जवाब दिया सही से। और उसमें बीच में अगर कोई झूठे आरोप लगाता है तो साइड वक्त के साथ सब सही साबित हो जाता है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, लगातार आरोप लगाए गए, बहुत से आरोपों में भारतीय जनता पार्टी खुद झूठी साबित हुई है, और सारे आरोप गलत साबित हुए, आम आदमी पार्टी एकदम सही साबित हुई है। तकी साहब मुझे इतना बता दीजिए
ये वाला मामला आप कह रहे हैं, आप उसको नकार रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे बता दीजिए, ऑपरेशन शीश महल का जब खुलासा एक टीवी चैनल ने सबसे पहले किया था, उसके तुरंत बाद आपका मोहल्ला क्लिनिक की जब बात आई पंजाब में, जब उसको खोलने की बात आई, तब वहाँ पर एक पत्रकार, महिला पत्रकार अपनी टीम के साथ जब पहुँच रही थी, वो भी आप पार्टी के इन्विटेशन पर, तो वहाँ पर एक गाड़ी से छोटा सा एक्सीडेंट होता है। उसके बाद उस महिला पत्रकार को, जो कि गाड़ी नहीं चला रही थी, उस पर भी SC/ST लगाया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, और बात निकल कर ये आती है कि इस ऑपरेशन शीश महल का जो खुलासा किया गया था, उसको लेकर इस तरह की चीज़ें की गई हैं दबाव बनाने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन शीश महल भी एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेट किया हुआ नैरेटिव था, वो झूठ था, झूठ की हवा बनाई थी। और मुख्यमंत्री का आवाज जो है वो उसको पास करने वाला डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आता है, डीडीए द्वारा वो किया गया था। वो सब झूठे आरोप, बुनियाद आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो झूठ फैला के भाग जाती, उसकी तथ्यों की जांच नहीं करती, उसके बीच में, उसके अंदर तक नहीं जाती। जब आप एक झूठ फैल जाता है, कहा जाता है जब एक झूठ चलता है तो वो 100 कोस आगे बढ़ जाता है, जब तक कि सच खड़ा होता है, उसका जवाब दे पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है, झूठ को बोलने में, नैरेटिव सेट करने में, वो निकल जाने में। जब इनसे तथ्यों के बारे में पूछता है तो अपनी बगले झांकने लगते, बता नहीं पाते। मैं इनसे पूछता हूं, मुझे बताएं, जो शीश महल की बात कही गई थी, शीश महल मुख्यमंत्री का बन रहा है और वो डीडीए के अंतर्गत आता है, डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, सारे मानकों के तहत वो मुख्यमंत्री का आवाज मिला, कौन सा कहा शीश महल बन गया। दूसरी बात है, उससे ज्यादा महंगा आवाज उसी दिल्ली के अंदर उपराष्ट्रपति का बना है अभी, उससे ज्यादा पैसा खर्चा क्यों है, तो उसके ऊपर शीश महल की बात नहीं करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो आम आदमी पार्टी से डरे हुए, घबराए हुए, पंजाब में चाहते हैं कुछ भी करके इनको 2-4 सीटें मिल जाएं। 2-4 सीटों की बात है, इनको ना पत्रकारिता से कोई हमदर्दी है, ना इनसे कोई उनको मोहब्बत है। ये सब झूठी बातें कर रहे हैं। अगर इनको पत्रकारिता में मोहब्बत होती तो भारत के अंदर पत्रकारिता इतनी नीचे नहीं गिर जाती। अगर पत्रकारिता से मोहब्बत होती, इतने बड़े बड़े चैनल्स के, न्यूज चैनल के रवीश कुमार हो गए, पशुपति वाजपेयी हो गए, इतने बड़े बड़े लोग जो थे उनको अपना चैनल छोड़कर नहीं जाना पड़ जाता, उनको बैन किया गया इनडायरेक्टली। तो ये सारे सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे, सूक्ष्म सवालों के घेरे में। और गवर्नमेंट में पिछले 10 साल से ये है, और कहते हैं आप सवाल जो है विपक्ष से पूछिए। अरे भाई, 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार आप चला रहे हैं, रोजगार की बात करिए तो कहते हैं विपक्ष से पूछिए, आप कहिए महंगाई की बात करिए तो कहिए विपक्ष से पूछिए, आप कहिए डीजल पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, कह रहे हैं विपक्ष से पूछिए। अब वहां जी न्यूज को बता रहे बैन लगा दिया गया, वो भी कह रहे विपक्ष से पूछिए। अरे ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री आपके पास है, आप बताइए कि जी न्यूज जैसे चैनल को कौन बैन कर सकता है? प्रतिष्ठित चैनल है, बड़ा चैनल है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट बंद कर देगा उसको? और नहीं तो फिर अनुराग ठाकुर जो हैं, अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, वो क्यों कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर ये फैसला जो है ये बहुत गलत फैसला है आप सरकार का पंजाब के अंदर, अगर ऐसा है तो वो साफ क्यों नहीं कहते हैं कि ये तो हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हमने किया है? अनुराग ठाकुर वही हैं जो शाहीन बाग में कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। उसके बाद दिल्ली में वहां दंगे भड़ के हंगामा मचा। उसके बाद जो है वो शाहीन बाग में जिन लोगों पे कहा जा रहा था कि ये लोग दिल्ली के दंगों में तो आपके पार्टी के एक बहुत बड़े पहुंचे हुए नेता और विधायक है, उनका नाम बहुत आया था सामने सर। नहीं, किसी के वो कुछ भी साबित किसी के पास नहीं हुआ, सब बकवास था, झूठ बोला गया था। ये तो यही लोग जाके वहां कर रहे थे। परवेश वर्मा, इन्होंने तो अरविंद केजरीवाल ने जैसे को आतंकवादी कह दिया, परवेश वर्मा को टिकट कट गया, टिकट नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग जो अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे, आज सब उनके टिकट कट गए दिल्ली में, उनको किसी को टिकट नहीं मिला है। सबकी सियासत में ताला लग गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कैसे अरविंद केजरीवाल को कैसे हैंडल करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लगातार ये हारते चले आ रहे हैं। चाहे दिल्ली का इलेक्शन 3 बार वहां हारे, मेयर में हारे, चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में देखा कैसे हारे, ये किस तरह से बेईमानी की इन्होंने। तो ये लोग जो है इनको रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए ये मनगढ़ंत कहानियां, स्क्रिप्टेड कहानियां बना के लगा रहे हैं, चला रहे हैं, ताकि थोड़ी हमदर्दी ले ले, पंजाब के लोगों से वोट ले ले। और जी बिल्कुल तकी जी हम पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक जी जुड़े हैं, उनसे एक सवाल ले लें। पवन जी फिर आपके पास आते हैं। आलोक जी, आपने सुना तकी जी को, बार बार जब बात जो पत्रकारिता की जब आती है, इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात आती है, समाज के चौथे स्तंभ की बात आती है, तो इनके जुबान पे जितने विपक्षी पार्टियां, उनके जुबान पर कुछ गिने चुने लोग, पुण्य प्रसून जोशी या फिर रवीश जैसे पत्रकारों के नाम आ जाते हैं कि ये जो हैं ये यूट्यूब चलाते हैं और उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। आप कितना मानते हैं कि कितने सार्थक नाम ये ले रहे हैं और कितनी सार्थकता इनकी पत्रकारिता में है? देखिए, जितने भी बातें हो रही हैं पत्रकारिता की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा, अनुराग जी, मीडिया के ऊपर,
ये सच्चाई है। मैं 25-30 सालों से पत्रकारिता लाइन में हूँ। इस 30 साल की पत्रकारिता भारतीय जनता पार्टी के शासन में पत्रकारों के ऊपर दर्ज हुए इतने 30 साल में मैंने किसी सरकार में नहीं देखे। और उसी की पुनरावृत्ति ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया। ऐसा नहीं वो उससे बचे हुए हैं, वही काम वो कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ यूपी में किया या अन्य जगह किया। मतलब दामन किसी का साफ नहीं है। उन्होंने पत्रकारों बिल्कुल बिल्कुल किसी का, चूंकि इनकी मंशा ही गलत है। इनकी मंशा तो, और आम आदमी पार्टी ने तो इन्हीं से सीखा कि कैसे हम उनको काबू करेंगे। जो इतने सालों से देख रहे थे उसी को उन्होंने वहां फॉलो कर दिया। फॉलो बस अंतर इतना रहा कि उन्होंने उसको पूरा बैन कर दिया। यहाँ क्या है, ये लोग बैन नहीं करते, ये दूसरे माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो ये कहीं अलग नहीं है। ये राजनीतिक दल के नेताओं के अंदर अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। सच नहीं सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, और ना ही लिखने वालों को लिखने देना चाहते हैं। नहीं आलोक जी, अगर ऐसा है, आलोक जी अगर ऐसा है तो एक यूट्यूबर है, आपने बहुत नाम सुना होगा, इस वक्त काफी नाम चल रहा है उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नाम है उनका, और वो लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार वो अपने एक से एक बढ़कर एक वीडियो बनाते जा रहे हैं, और विपक्ष लगातार उनके वीडियोस को हाईलाइट करता जा रहा है। उसकी मीडिया सेल जो है विपक्ष का, वो लगातार उसको हाईलाइट करता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अगर लगाम लगाने की बात थी तो हो सकता है शायद बीजेपी उस पर भी कुछ लगाम लगाती। नहीं, देखिए यूट्यूबर जो है ये एक स्वच्छंद व्यक्ति अपना काम कर रहा है, जो चैनलों में नहीं, चूंकि चैनल का जो प्रतिष्ठा है या अखबार की जो प्रतिष्ठा है वो यूट्यूब की नहीं है। यूट्यूब के बारे में तो ये है कि आप अपना यूट्यूब चला सकते हैं, किसी के पक्ष में भी चला सकते हैं, किसी का भी विपक्ष में चला सकते हैं, लेकिन उसकी सत्यता, उसकी विश्वसनीयता नहीं उतनी अभी मानी जाती है जितनी चैनल की नहीं। लेकिन विपक्ष तो लगातार उसकी सार्थकता की बात करता है ना, कि भाई इसने कुछ ना कुछ निचोड़ निकाला, बहुत अच्छी थ्योरी निकाली है, सोशल मीडिया पे हम लोग भी देखते हैं। अनुराग जी, विपक्ष इसलिए उसको हवा देता है क्योंकि उसको लगता है कि जो बड़े चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, वो उनकी बात को नहीं रख पाए हैं या उनकी बात को दबा देते हैं, तो वो उसका सहारा ले रहे हैं और वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। तो यही कारण है कि देखिए पिछले कुछ वर्षों में जो अखबारों से बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट या चैनलों से सीनियर जर्नलिस्ट बाहर किए गए किसी न किसी दबाव की वजह से, उन लोगों ने सबके अपने अपने यूट्यूबर चला लिए। आप अपनी बात को उस यूट्यूब के चैनल से लोगों तक परोस रहे हैं और उनके बड़े अच्छे फॉलोअर भी हैं। नहीं, लेकिन उन पर भी तो बीजेपी लगातार कह रही है कि चीन से पैसा ले रहे हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है और देश के तोड़ने की बात की जा रही है लगातार यूट्यूब चैनलों के थ्रू। नहीं तो अनुराग जी, ये तो बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है कि अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूबर को पैसा चीन से आ रहा है तो आपकी सरकार है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन आप कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? जो नमक रोटी खा रहा है आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। उसने तो सच दिखाया, आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए था कि उसने आपको सच्चाई दिखाई। आप वहां पे जो इसके जिम्मेदार थे, जो नमक रोटी बच्चों को खिला रहे थे, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन आपने उस पर एक्शन ना लेकर के जिन्होंने उस चीज को, सच्चाई को आपके सामने लाया। मीडिया का काम सरकार को आईना दिखाना है कि सरकार कहाँ गलत कर रही है, या सरकार के नुमाइंदे या सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहां गलत कर रहे हैं जिससे सरकार बदनाम हो रही है। ये मीडिया का काम होता है। लेकिन इन्होंने तो जस्ट उल्टा करना शुरू कर दिया और ये पिछले कुछ वर्षों में इतना तेजी से बढ़ा है कि इन लोगों ने पत्रकारिता को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के प्रयास हो रहा है। मतलब कलम पर लगाम लगाने की कोशिश पूरी हो गई है। बिल्कुल, कलम पर अंकुश, कलम पर बेड़ियां लगते जकड़ दिया जाए और हम जो चाहेंगे वही लिखेगा, वही लिखे। गोयल जी, अब वरिष्ठ पत्रकार साहब जो हैं, देखिए राजनीतिक पार्टी अगर कहे तो समझ में आता है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि दामन किसी का साफ नहीं है। बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं ये बात है, लगाम लगाने की, अंकुश लगाने की कोशिश की और ये दिख भी रहा है, ऐसा कहना है। क्या कहेंगे सर आरोपों पर? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, पहले तो वरिष्ठ पत्रकार को 25-30 साल हो गए, मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। इन 25-30 सालों में अगर ये 2016 से लेकर 2024 तक के ये आंकड़े बता देते कि 7856 नए चैनल आए हैं और कितने हजारों यूट्यूबर आए हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होती। कोई बात नहीं, उनकी अपनी राय, नैतिक राय, निजी राय हो सकती है। नहीं, लेकिन सर यूट्यूब पे तो जो चैनल है, डिजिटल मीडिया जो काम कर रही है, उसको तो आप लोग प्रमाणित ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। उसको रजिस्टर्ड मीडिया माना ही कहाँ जाता है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं ना। बिल्कुल, सरकार चाहे उन पे कंट्रोल कर सकती है ना, नहीं कर रही ना सरकार कंट्रोल। नहीं, सरकार कंट्रोल कैसे नहीं कर रही? सरकार तो कंट्रोल कर रही है। सरकार तो कह रही है कि जो भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो एक फॉर्म भर के वो सबमिट करें, एमएसएमई के अंडर में उसको रजिस्टर्ड करें, सेक्शन 64 के अंडर में, और उसके बाद जाके एक न्यूज, जो भी आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उसके बारे में जानकारी आप दें। बिल्कुल ठीक है अनुराग जी, मेरी बात पूरी होने दे। अगर मैं कोई बात करना चाहता हूं तो
हूँ, मेरी बात पूरी होने के बाद उसमें कमी निकाले। बिल्कुल। आपने वरिष्ठ पत्रकार पर मोहम्मद साहब को जरूरत से ज्यादा टाइम दिया और बीच में नहीं नहीं बिल्कुल, आपके पास भी समय है। अभी मैं दोनों भाइयों को बड़े प्यार से सुन रहा था। जी पहले मैं मीडिया की बात करता हूँ, मैं पहले अपने वरिष्ठ पत्रकार भाई का जवाब देता हूँ। क्या बोलते हैं, रवीश कुमार हो, ध्रुव राठी हो, परसुन जोशी हो, और परसुन जो भी नाम है उनका, परसुन वाजपेयी हो, साक्षी जोशी हो, ऐसे ऐसे 7-8 करके पत्रकार होंगे जो अपनी बात सरकार के खिलाफ। अजीत अंजुम। लेकिन ऐसे अजीत अंजुम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 7-8 जी बिल्कुल, उनको 7-8 की संख्या देती है, 7-8 ऐसे भी होंगे जो भाजपा के। ये हमेशा से, कोई 2014 से कोई मीडिया चैनल नहीं आया। एक देश का बड़ा नामी गिरामी चैनल 1994 में आ गया था, मोदी जी के आने से 20 साल पहले। कोई मीडिया आज का तो नहीं है। पत्रकार साहब भी बता रहे हैं कि मुझे 25-30 साल हो गए, मोदी जी को तो 10 साल हुए हैं अभी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कोई पक्ष में होता है तो कोई विपक्ष में होता है, तो विपक्ष वाला ये नहीं कह देगा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर उनकी आवाज को दबाया जाता तो यूट्यूब भी बंद होता, इंस्टाग्राम भी बंद होता, ट्विटर भी बंद होता, फेसबुक भी बंद होता। सरकार के पास भारत के अंदर तो कंट्रोल है ना, लेकिन जिस ध्रुव राठी के कंधे पे रखकर, विपक्ष के पास कुछ बचा तो है नहीं है, ध्रुव राठी के कंधे पर रखकर जिस तरह से उनकी बातों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और वही उसी को वैलिड प्रमाण दे रहा है। विपक्ष का काम क्या है? अगर भाजपा भी विपक्ष में होगी तो विपक्ष का काम होगा जो पक्ष की सरकार होगी उस पर आरोप लगाना। लेकिन भाजपा के पास जो आरोप होंगे ना, प्रूफ होंगे। उदाहरण के तौर पे स्वाति मालीवाल किसकी सांसद? आप पार्टी की। स्वाति मालीवाल कितने सालों से? 20 सालों से। अगर उन्होंने आरोप लगा दिए तो भाजपा करवा दी है। अगर कपिल मिश्रा इनके साथ थे तो सही से छोड़ के चले गए तो भाजपा करा दी है। जोगेंद्र यादव छोड़ के चले गए तो भी क्या भाजपा करा रही है? प्रशांत भूषण छोड़ के चले गए तो भी क्या भाजपा करा रही है? क्या किरण बेदी ने तुम्हारा वो नहीं माने तो क्या भाजपा करा रही है? क्या अन्ना हजारे ने आपको छोड़ दिया, क्या भाजपा? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा इनके आम आदमी पार्टी के नेता बड़े साफ सुथरे हैं। मैं कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूं। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री में पाए गए, उन्होंने विधायक रहते हुए वजीरपुर श्रीनगर विधानसभा से अपनी मिसिस को लगाया, कोर्ट ने माना कि हाँ फर्जी डिग्री है। और एग्जांपल देता हूं, सोमनाथ भारती जिनकी मिसिस ने उनपे आरोप लगाया मीडिया से पीसी की, और उन्होंने कहा महिला के साथ मारपीट, एक विदेशी महिला के साथ, लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, संदीप कुमार सेक्स स्कैंडल में दिखे। एक और एग्जांपल देता हूं, पंजाब के इनके मंत्री जो बने ही बने थे वो पैसे लेते हुए पकड़े गए। तो एक एग्जांपल, वो एक और एग्जांपल देता हूं, दिल्ली की निगम पार्षद रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा रिश्वत लेते हुए। एक और एग्जांपल देता हूं, गुड़गांव के अंदर मारपीट के अंदर गुंडे बुलाकर उस महिला आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद को 7 साल की सजा हुई थी। क्या ये सब भी भाजपा के थे क्या? एक और एग्जांपल देता हूं, तारिक हुसैन जिसको ये कह रहे थे सब भाजपा की शाहीन बाग की साजिश है, तारिक हुसैन अंकित शर्मा पे 400, उसकी सीबीआई और पता नहीं क्या क्या मौकों का उस पर लगी है, और कितने तार विदेशों से फंडिंग जुड़ी, वो भी सब भाजपा की चाल थी। फिर आम आदमी पार्टी ने उसे बर्खास्त क्यों किया? फिर आम आदमी पार्टी ने क्यों? मैंने नॉन और सुनिए, इनके विधायक अमातुल्लाह खान बैड करेक्टर, हिस्ट्री शीटर, ये 2014 के बाद का आंकड़ा नहीं है, ये पहले का ही है। तो मैं ये नो एग्जांपल दे दी है, इसमें भाजपा का एक भी नाम नहीं है। और ये तो नो एग्जांपल वो दिए जो आप पार्टी के लीडर्स हैं, और मैंने वो एग्जांपल भी दिए जो इनकी पार्टी को छोड़ छोड़ के चले गए। और फिर झूठ की पार्टी आम है। मैं बताता हूँ झूठ किसे कहते हैं। अच्छा सर पवन जी, नहीं पवन जी बिल्कुल, आप ही को मिलेगा मौका, आप ही को मौका मिलेगा सर। आपने 6 नाम 9 नाम गिना दिए। लखीमपुर खीरी की बात कर लें, आपको नाम तो याद होगा अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने क्या किया किसानों के साथ। उसके बाद आज ही का नाम लेते हैं करण भूषण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, उनके काफिले ने 3 लोगों को उड़ा दिया बाइक से जा रहे थे, कार ने उड़ा दिया, 2 लोग ऑन द स्पॉट निपट गए। एक अभी बेचारा ऑन बेड है, जिसकी हालत पता नहीं क्या चल रही है, इमरजेंसी वार्ड में है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए, अभी आपके बीजेपी के ही गाजियाबाद में एक बाहुबली भूमाफिया है राजेश यादव और अनिल यादव। उन्होंने एक और टीवी चैनल की महिला पत्रकार हैं, उनकी टीम को रिपोर्टिंग कर रही थी अवैध चीज़ें निर्माण को लेके। उन्होंने उनको भूमाफियाओं ने उनके पूरा घेरा, महिला पत्रकार के साथ उनकी टीम के साथ बदतमीजी की। उसके वीडियो आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा है और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का पार्षद भी है। इसके विषय में क्या कहेंगे? ये 3 नाम तो सर मैंने गिना दिए, अब आप बात पूरी कर लीजिए।
सक्सेना जी, मेरी आदत है 10 सवाल के 11 जवाब देता हूं मैं। जी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरह नहीं बीच में डिबेट छोड़ के भाग जाऊं। अब आप एक चीज समझ लीजिए, आपने 3 एग्जाम्पल दिए, मैं आपको 3000 एग्जाम्पल दूंगा। वही उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर 1000 बार, जी 1000 बार अखिलेश यादव जी की सरकार में पुलिस थानों पे, पुलिस कर्मियों पे मतलब फायरिंग तक हुई है और उनके ऊपर हमले तक। उत्तर प्रदेश वही था जो 2,42,000 मुकदमे रजिस्टर करता था अखिलेश यादव की सरकार में। और उससे पहले के मायावती की सरकार के भी आंकड़े देता हूं मैं आपको, 676 बार पुलिस थानों पे, पुलिस कर्मियों पे। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे कि मैं योगी सरकार के बारे में बता सकती हूँ। योगी सरकार के अलावा विपक्ष में उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टी हैं। सर, जौनपुर में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या हो गई, लखनऊ में पत्रकार की गाड़ी पर बमों से हमला हुआ, रायबरेली में अमित शाह की रैली को कवर करने गए पत्रकार पर हमला हुआ, भीड़ ने, बीजेपी के लोगों ने घेर के मारा। इंदौर में भी आप ही सरकार है ना सर, एमपी में, वहां पर जज, पुलिस और पत्रकार पर भी हमला हुआ है। इस पर भी बता दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं तो 10 सवालों के 11 जवाब दूंगा। पहले का उत्तर ले लो, फिर दूसरा ले लो, फिर तीसरा चौथा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे फ्री नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत टाइम है सक्सेना साहब, मैं पहले सवालों के जवाब दे दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश की वही उत्तम प्रदेश सरकार है अब, 111 विधायक और 5 सांसद और 10 सांसद मायावती के। क्या किसी हमारे देश की कानून एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, क्या पुलिसकर्मी या किसी कोर्ट में, क्या पुलिस में FIR 112 नंबर कोर्ट में मुकदमा लगाने के लिए गए, उनको इंसाफ नहीं मिला क्या? अब आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे का नाम लिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगे, यही आम आदमी पार्टी पे आरोप लगते हैं तो कहती है साबित करो। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे एक्ट लगा, साबित हुआ, गवाह विटनेस वापस ले, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी। वही रमेश विदोरी तो सांसद में किसी मुस्लिम सांसद को, BSP को गाली बकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की, नोटिस मांगा, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, उसकी टिकट काट दी गई। इन्होंने क्यों नहीं काटी सत्येंद्र जैन की टिकट? इन्होंने क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द की? इन्होंने क्यों नहीं मनीष सिसोदिया की सदस्यता रद्द की? आप जवाब दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और अब आप बात करता हूं इंदौर की। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, देखिए देश बहुत बड़ा है, राज्य बहुत बड़े हैं। आप ये सोचो कि 0% क्राइम हो जाए और 0% रेप हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था से, देश की सुरक्षा एजेंसियों से, जांच एजेंसियों से और हमारे जजों से, न्यायाधीशों से हमें इंसाफ मिले, इसकी हमें जरूरत है। अगर आप कहें कि एक भी क्राइम ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पे कश्मीर तक के आंकड़े तो मैं एग्जांपल देकर देना चाहूंगा आपको। 1992 से लेके 2002 तक 10 सालों के अंदर 76,000 FIR दर्ज हुई, आतंकवादी घटना हुई। 2002 से लेकर 2012 तक 42,000 घटनाएं। पवन जी, आंकड़े आपके पास है, मैं जानता हूं आप आंकड़ों के सरताज हैं सर, मैं मानता हूं आपके पास बहुत आंकड़े हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो पत्रकारिता है, जो पत्रकार हैं, जो स्वच्छंद रूप से काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग के तौर पे भी काम कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस में भी काम कर रहे हैं, जब वो फील्ड में उतरते हैं तो वो किसी के पक्ष में नहीं होते। वो बात एक अलग है कि विपक्ष भी लगातार, अगर हम आप बीजेपी का कवर कर रहे हैं कोई चीज़ तो पत्रकार को सीधे गोदी मीडिया कह दिया जाता है। तो वही बता रहे हैं कि 2 तरह की मीडिया चल रही है, गोदी मीडिया, लोभी मीडिया। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीजें क्यों कही जा रही हैं? चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप, चुनाव प्रचार में हमला क्यों? आप देख लीजिए, अगर बात की जा रही है कि अगर पत्रकार अपना काम नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पत्रकार एक जैसे हैं, मैं भी जानता हूं कि जैसे नेता, राजनीति में सारे राजनेता बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ एक ऐसे भी होंगे जिनके बारे में हम सभी जानते हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसी तरीके से हर एक फील्ड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे अच्छे नहीं हैं, कुछ एक ऐसे भी होंगे जिनकी वजह से बदनामी होती है। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाई जाती है, उनके खिलाफ प्रपंच रचा जाता है, उन पर हमला किया जाता है, उन पत्रकारों पर हमला किया जाता है। और लगातार पत्रकार ये कहता है कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमें भी संरक्षण दिया जाए, जैसे बाकी लोगों को किया जाता है। हमारे लिए क्या है? बिल्कुल है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज की डेट में मीडिया के पास ये पावर है। अगर मीडिया के पास पावर ना होती ना तो 17,500 के पास 3 चैनल ना होते छोटे बड़े लगा। अगर मीडिया के पास पावर ना होती ना तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया भारत में वायरल ना होते। आज देश का जो ये चौथा स्तंभ है, सबसे मजबूत स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगर मोदी सरकार इतनी खराब होती, इतनी सिक्योरिटी ना होती तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एफबी, ट्विटर चारों ब्लॉक होते और इनकी संख्या 2014 के बाद से 24 तक घट जाती। लेकिन संख्या में इजाफा कितना आया? 400%। और एक बात, इस तरीके से गोदी मीडिया पे कब आरोप लगते हैं? आरोप कर्नाटक जीतते हो तब आरोप क्यों नहीं लगते? हिमाचल जीतते हो तब आरोप क्यों नहीं लगते?
झारखंड जीत तो तब आरोप क्यों नहीं लगते? जब आप राजस्थान जीते थे पहले तब आरोप क्यों नहीं लगे थे? जब आप बिहार जीते तब आरोप क्यों? तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जीते तब आरोप क्यों नहीं लगे थे? अभी तेलंगाना जीते तब आरोप क्यों नहीं लगे थे? 36 में से 12 राज्य हमारे पास है, 24 राज्य पक्ष और विपक्ष के सीएम है, उसके बाद भी आरोप लग रहे हैं हमारे ऊपर। अरे शुक्र मनाओ 33% है। और सुनिए, 4100 में से केवल 1600 विधायक है, 2500 विधायक आपके हैं, फिर भी हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। एक सेकंड लो, सिर्फ एक सेकंड लो। एक बात बताइए सर, अगर किसी को परेशानी या दिक्कत होती ना तो उसका विस्तार ना होता, उसका कलय विलय हो जाता। जी प्लीज। बिल्कुल तकी साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? आपने बहुत सुना, ध्यान से सुना पवन जी को, और शायद मेरे सवाल भी आपने सुने होंगे, कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए पवन जी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि YouTube चैनल भारत सरकार ने नहीं बनाया है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी भारत सरकार ने नहीं बनाई है। पिछले कई सालों से लगातार टेक्नोलॉजी बहुत रिवोल्यूशन आए हैं और YouTube चैनल ने सबको प्लेटफॉर्म दिया है। YouTube चैनल से भारत में नहीं आए, पूरी दुनिया में बहुत सारे YouTube चैनल्स की वेव्स आई है। आजकल युवा अपनी बात को कहना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन तकी साहब ये भारत सरकार ही है, ये भारत सरकार ही है जिसने MSME के जरिए उन YouTube चैनल्स को, उन YouTube पोर्टल्स को रजिस्टर्ड करने का अधिकार दिया है। नहीं दिया, देखिए ऐसा है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको एक्सप्रेशन का और फ्रीडम देनी पड़ेगी। ये आपको देश के दुनिया के साथ चलना है कंधे से कंधा मिला के। अगर आप अपने आप को स्वतंत्र देश कहते हैं तो आपको ये तो बेयर मिनिमम चीजें हैं जो आपको लोगों को देनी ही पड़ेंगी। इसको दे के कोई प्राइड या कोई बहुत गर्व वाली बात नहीं, तो देनी पड़ेगी। किसी आदमी को कोई भूखा है उसको खाना देना है तो आप खाना दे के उसको आप जो है वो बहुत प्राइड ही फील होता है। बेयर मिनिमम चीज है स्टेट में। जैसे ह्यूमन राइट्स रिवॉल्यूशन आ रहा है, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ गया, उसके अंदर किसी को इंटरनेट देना, किसी को बिजली देना, किसी को बात रखने का प्लेटफॉर्म देना, ये तो बेयर मिनिमम राइट्स हो गए। आपसे भी नहीं, मिनिमम राइट्स की बात कर रहे हैं सर, तो हमारा देश का संविधान भी तो देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो देता है सर। और वो दे के कोई एहसान नहीं करता, वो उनका अधिकार इसलिए दिया जा रहा है। अरे तो सर वही तो मैं भी कह रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ, ये कोई दे नहीं रहा है, ये राइट्स है जो लिए जा रहे हैं, ये दे नहीं देने। अरे सर तो राइट्स हैं, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में जो हुआ वो राइट्स क्यों छीने गए? अगर बात की जाए राहुल गांधी जी, आपके सहयोगी दल है राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी मंचों से लगातार मीडिया पर टिप्पणी करते हैं, मीडिया हाउसेस पे टिप्पणी करते हैं, मीडिया कर्मियों पे टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी तब भी करे जब स्टेट जीतते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का यही एटीट्यूड है, वो कह रही दे रहे क्या दे रहे हैं? ये तो लोगों का अधिकार है, उनको ले नहीं देना है, कोई ऐसा तो नहीं कर रहे। ये तो बर्थ राइट्स है जो देने ही पड़ेंगे, जिसके अलावा कोई सर्वाइवल ही नहीं इसके अलावा के बिना। और ये अगर आप लोगों को सुन नहीं पा रहे, आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, तो लोगों के साथ इस तरह से रिएक्ट करने को अधिकार नहीं किसी को। और हर अगर कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, अगर कोई, मैं कहता हूँ मेरे पहले शुरुआत में कहा था, अगर कोई व्यक्ति मेरे बारे में या आम आदमी पार्टी के बारे में सही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है, चलो वो हमारे बारे में बोल तो रहा है, मतलब नहीं। तकी साहब एक चीज मुझे बताइए, और आपकी पार्टी अस्तित्व में आई 2013 में, ठीक है सर, और जिस तरीके से जिन बातों पर आपकी पार्टी अस्तित्व में आई, जिन चीजों को लेकर आप चले थे उस समय, आपको भी याद होगा उस समय जो भी आपके विचार थे, जो भी आपकी चीजें थी, उसका सबसे ज्यादा अगर फुटेज किसी ने आपको दिया है तो वो मीडिया हाउसेस हैं। सारी मीडिया ने आपको दिखाया। क्यों? क्योंकि एक बदलाव की उम्मीद थी देश में, एक आंदोलन की उम्मीद थी देश में। लेकिन अब वही मीडिया आपको अखरने लगी, वही मीडिया को आप दबाने की कोशिश करने लगे। वही मीडिया जब चीजें दिखाती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर आप बीजेपी पर दामन पे आप दाग लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। अनुराग साहब, ये बेबुनियाद आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी फ्रीडम एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करती है, आम आदमी पार्टी मीडिया की रिस्पेक्ट करती है, आम आदमी पार्टी मीडिया से सब तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए फ्री है। आम आदमी पार्टी खुद स्वतः संज्ञान दे, जिन्होंने जिन कुछ लोगों के नाम गिना है उसमें आम आदमी पार्टी ने स्वतः संज्ञान लेके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो आम आदमी पार्टी में भी थे। आप बताइए, बीजेपी ने किसी एक व्यक्ति के ऊपर स्वतः संज्ञान लेके किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की? उन्होंने तो जिन लोगों पर आरोप लगाए उनको लगातार बचाते रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह के सर आपकी पार्टी में स्वाति मालीवाल पर जो आपके पार्टी के जो मेन नेता हैं, जिनकी वजह से आप पार्टी बनी है, अरविंद केजरीवाल जी, वो उस जिसके ऊपर आरोपी था विवाह, उसको साथ में लेके वो घूमते रहे हैं, और उसके बाद कोई एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। उस पर एक महिला उनके चीफ मिनिस्टर हाउस में मारी जाती है, उसके साथ मारपीट होती है, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। अब उसके बाद हमने भी देखा, जब सवाल पूछे गए पत्रकारों द्वारा तो धीरे से माइक खिसकाते अखिलेश यादव जी के पास नजर आए। सर इसको क्या कहेंगे?
अनुराग भाई, आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के मामले में माननीय सांसद संजय सिंह ने खुद बोला है। दूसरी बात, कहीं पे भी कोई मीडिया के पास फुटेज ऐसी नहीं जिसमें स्वाति मालीवाल को मारा पीटा जा रहा हो। जब वो सीएम हाउस से बाहर निकल रही थी तो बिल्कुल ठीक थी, ना उनके सर पे कोई चोट लगी थी, ना उनके शर्ट का कोई बटन टूटा हुआ था, कुछ भी नहीं था। सारा वीडियो सब दिखाया गया। बताइए, मतलब एक महिला सांसद, आपकी ही महिला सांसद है, महिला सांसद सीएम हाउस के अंदर मारी जाती है, वो चिल्ला चिल्ला के, वो महिला चिल्ला चिल्ला के दिल्ली पुलिस को अपनी आप बीती बता रही है। अब किस तरीके से मारा गया है, कहां कहां मारा गया है, सारी चीजें वो महिला बताती है, वो सांसद बताती है, आप ही की सांसद, और वो खुद कहती है कि केजरीवाल जी ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कोई वीडियो फुटेज था ही नहीं हमारे इस बात पे। उनको मारा गया था तो उनको फौरन अपना मेडिकल कराना चाहिए था। वो तो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, महिलाओं के लिए काम करती रहती, इनको फौरन थाने जाना चाहिए था, अपना मेडिकल कराना चाहिए था, सबूत पेश करना चाहिए था। 3 दिन तक वो गई नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा मेरा सर फोड़ा गया, सर पे कोई चोट नहीं, बटन तोड़े गए शर्ट में। मतलब इसका भी दोष बीजेपी के ऊपर है, मतलब बीजेपी के साथ मिलकर कर रही है क्या स्वाति मालीवाल? बीजेपी का षड्यंत्र, बीजेपी जी। ये मामला स्वाति मालीवाल का आया था, मैंने उसी वक्त गया था कि स्वाति मालीवाल के मामले की स्क्रिप्ट नागपुर कार्यालय में लिखी गई है, क्योंकि इसको दिल्ली में चुनाव आने वाले थे। तो वो केजरीवाल को घेराया था, उनको स्वाति मालीवाल को डरा के धमका के, क्योंकि कुछ नियुक्ति हुई थी महिला आयोग में, इसको लेकर राज्यपाल ने लोगों को निकाला भी है। उस नियुक्ति में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया था और उसे कहा गया तुमको भी जेल में डाला, ये सब बातें करी गई थी। उसकी वजह उन्होंने प्रेशर किया था। और जबकि वीडियो में कहीं पे भी, और मीडिया चैनल के आप ही के बंधुओं ने बताया, मीडिया चैनल वालों ने बताया कि ऐसा नहीं लग रहा है। ये तो आपके मीडिया चैनल ने खुद, बहुत से चैनल ने इसको दिखाया और इस बात का खंडन किया है कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है वो गलत लग रही है, कहीं से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। सर, अभी कुछ दिनों पहले एक मीडिया हाउस ने अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू किया है और एंकर ने जो सवाल पूछे हैं उससे बचते हुए साफ नजर आए। केजरीवाल जी हर एक चीज पर वो पास करते चले गए। आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आलोक जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिस्टम जो है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिस्टम आप सुन रहे हैं कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं आपकी, और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि बीजेपी की प्लॉटिंग है। अभी तक ना तो उनको राज्यसभा सांसद के पद से उनको निकाला गया, पार्टी ने निष्कासित भी नहीं किया है, उसके बावजूद ये सब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अनुराग जी, ये राजनीतिक दल लोग हैं, राजनीतिक पार्टी। आलोक जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए त्रिपाठी जी। आलोक जी, अनम्यूट कर लें जी। सर मैं जवाब दूंगा इनकी आवाज में। जी पवन जी जल्दी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जी, जैसे मोहम्मद साहब बता रहे थे आपके प्रवक्ता कि संजय सिंह ने टिप्पणी कि हाँ जी आतिशी जी के साथ गलत हुआ है, केजरीवाल जी संज्ञान लेंगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद आतिशी जी आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बोल देती हैं स्वाति मालीवाल पे तो बीजेपी की एजेंट है। मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, चाहे महात्मा गांधी जी के पोते हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे आम आदमी पार्टी के कितने भी सीनियर लीडर, अगर आप छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे या इंडिविजुअल हो जाएंगे तो बीजेपी की साजिश है। और जैसे ही बीजेपी को छोड़कर आप पार्टी में आ जाएंगे तो गंगा की तरह साफ हो जाएंगे। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। दिल्ली को लंदन पेरिस से तुलना करते हैं। 500 स्कूल का वादा किया था 2012 में, 2013 में 5000 स्कूलों की जरूरत है। 5 नहीं बताया, 5 के नए नाम नहीं बता सकते। 5 कॉलेज के मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपको बोलने ना देता, मेरे को बोलने दीजिए। मोहम्मद साहब, मैं आपको बोलने ना देता, मैं आपकी बड़ी तहजीब से बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ना मेरी आदत है बीच में बोलने की, मैं पूरा सुनता हूँ। 5 स्कूल नहीं बनाए, 5 कॉलेज नहीं बनाए, 5 हॉस्पिटल नहीं बनाए, 5 लाइब्रेरी नहीं बनाई, 15 लाख कैमरे नहीं लगे, जन लोकपाल बिल नहीं आया, 1000 मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने, 10,000 डीटीसी बसें नहीं आई, एयर प्यूरिफायर प्लांट नहीं आए, ऑक्सीजन प्लांट नहीं आए। और अगर कोई क्रेडिट लेना हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे देके पोस्ट छपवाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में लंदन पेरिस हो गया। और जब महामारी आ जाती है तो अमित शाह जी आप संभालो। आज भी यही हालत है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दिल्ली से आता हूँ, मैं इनको ले जाऊंगा। 106 बेड का वादा किया था ऑक्सीजन का, आज तक आईसीयू के बने 40 एक कमरे बनाने को और सफेदी करने को विकास कहते हैं। और सुन लीजिए, जल बोर्ड से पानी फ्री की बात करते हैं, 80,000 करोड़ से पार हो गया जल बोर्ड का घाटा। और सुनिए, अब जल बोर्ड को इन्होंने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। जिस तरीके से ये कहते हैं कि मोदी जी ने ये बेच दिया, अगर मोदी जी ने रेलवे की सुई भी बेची हो ना
तो किसने खरीदी, कितने में खरीदी, इनके पास कोई एविडेंस नहीं होंगे। एक अच्छा और लास्ट में महत्वपूर्ण बात- पवन जी, ये आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पत्रकारिता की सुरक्षा और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी बीजेपी, क्योंकि लगातार ये डिमांड जो है समाज का, लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ करता आ रहा है कि हमारी मांगों को भी पूरा किया जाए, हमें भी संरक्षण दिया जाए, हमें भी उस तरीके से, कहते हैं समाज का चौथा स्तंभ तो कह दिया जाता है राजनेताओं की तरफ से। बड़ी बड़ी बातें, आपकी बातें, आपकी पार्टी की बातें या विपक्ष की बातें हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल सही सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको इसके लिए सैल्यूट करता हूं सक्सेना जी। देखिए, देश की जनता भी सुरक्षित है, देश के ये विपक्षी नेता, पत्रकार तो चौथा स्तंभ है। मैं आ रहा हूं पहले एग्जांपल देने के बाद आपको जोड़ता हूं। भारत जोड़ो यात्रा हुई 4000 किलोमीटर की, वो एक अलग बात है, भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। और आपकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा थी। आप देखिए, एक कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई किसी भी सीएम पे, विपक्ष के सीएम पे। अगर सिक्योरिटी का काम होता है केंद्र सरकार का, किसी भी पॉलिटिकल, देश में 70 पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबकी नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जनता की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। पिछली सरकारों में क्या होता था, होली हो, दिवाली हो, बड़े त्योहारों, बचाव के रहिएगा, लावारिस वस्तु बम हो सकती है। अब तो कश्मीर भी सुधार गया। तो सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जब निकलते थे तो आपने भी देखा होगा, वीडियोस मैं भी देख चुका हूं, और मैं कहना नहीं चाहता हूं, दोहराना नहीं चाहूंगा, वो भी तो दिल्ली के सीएम हैं, उनके ऊपर भी तो हमले हुए थे। मैं जवाब दे रहा हूं उसी बात का जी। दिल्ली सरकार को जब ये इलेक्ट हुई थी 2014 में, आते ही मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप सिक्योरिटी ले लो, लेकिन इन्होंने क्या किया था, सिक्योरिटी नहीं ली थी। मैं तो आम आदमी हूँ जी, मेरी नीली वैगन आ रहा है, मैं सिक्योरिटी, ये प्रोपेगेंडा चलाया गया, इन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली। लेकिन फिर भी जो प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस आज तो सिक्योरिटी ले रखी है 116 आदमियों की। आज पंजाब से भी है, सेंट्रल से भी है, दिल्ली पुलिस से भी है, ना लेते सिक्योरिटी। और रही बात थप्पड़ मारने की, वो भी सुन लीजिए, जिस आदमी ने थप्पड़ मारा था अरविंद केजरीवाल जी को, वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, और बाद में जब उसकी पैरवी हुई, वो ऑटो वाला आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इसके ऊपर क्या बोलेंगे जी? मैंने जवाब दे दिया। बिल्कुल। आशुतोष जी, आपको आवाज मिल रही है? आलोक जी। जी आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन पत्रकारों के विषय में कब सोचा जाएगा? सरकारें आती, सरकारें चली जाती, पत्रकारों के विषय में नहीं सोचा जाता है। पत्रकारों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सर, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने सालों से हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ होना चाहिए पत्रकारों के लिए? देखिए अनुराग जी, हम पत्रकारों के लिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई खबर किसी अखबार ने गलत लिख दी, सरकार के खिलाफ लिख दी या सरकार के विरोध में लिख दी, तो हम लोगों का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, आप भी जानते होंगे। आप हमारी कंप्लेन वहां करिए, वो जांच करेंगे कि हमने गलत लिखा या सही लिखा। लेकिन अब नेता क्या कर रहे हैं, वो वहां कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लेन थाने में करवा रहे हैं, और थाने में से उससे पुलिस से डंडा पड़वा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है सर, एक चीज और भी हो रही है, आपको पता है, एक चीज और भी हो रही है। अभी हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर एक सुना था, एक भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष साहब थे, मतलब जो नगर अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ जो शागिर्द चलते हैं, वो एक मीडिया चैनल, प्रतिष्ठित मीडिया चैनल के पत्रकार को फोन पर गालियां दे रहे थे कि आपने ये खबर क्यों चलाई। और खबर क्या थी कि बस के अंदर उन नगर अध्यक्ष साहब के साथ मारपीट हुई थी, वो भी आम लोगों ने मारपीट की थी, किसी सीट पे बैठने या छेड़छाड़ के मुद्दे को लेके। उस पर आमादा ये हो गए कि आपने वो खबर चलाई क्यों, खबर दिखाई क्यों, और वो मारपीट तक पहुंच गई, गाली गलौज तक पहुंच गई। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए पहले इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले जो भी नेता थे, आप उनके खिलाफ लिखिए तो वो पॉजिटिव में लेते थे, वो उसको व्यक्ति को बुलाते थे, कहते थे आपने बहुत अच्छा लिखा, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं इस पर काम करूंगा, इसको देखूंगा। लेकिन अब मैं जो वही कह रहा हूं कि वो, मैं कोई भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सीखा आम आदमी पार्टी ने कि मीडिया को कैसे काबू करना है, वो उन्होंने पंजाब में कर रहे हैं। ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की। मैं फिर वही कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में इतने मुकदमे पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए, क्यों दर्ज किए? अगर आपको लगता था उस लड़के ने गलत खबर लिखी है, आप उसकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत करते, वहां से जांच होती, अखबार वाले जो संपादक होता वो उसकी नौकरी से निकाल देता। लेकिन आपने ये प्रक्रिया नहीं की, आपने थाने में मुकदमा दर्ज किया, आपने थाने में मुकदमा दर्ज करा करके उसको जेल भेज दिया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये पत्रकारिता वाली प्रक्रिया नहीं है।
आप तो उसको कानून के दायरे में बांध रहे हैं। और दूसरा, आप देखिए पहले क्या होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें सवाल पूछे जाते थे, ये सब सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब ये कोई सिस्टम नहीं है प्रश्न पूछने का, अब तो आपने बना करके दे दिया, आप उसको आप जैसा आया उस तरह छापिए। और रही बात, जिस तरह पंजाब ने एक चैनल को बैन किया, तो जरूरी नहीं है कि हम बैन करके ही उनके ऊपर अंकुश लगाएं। उन्होंने कुछ ज्यादा आगे बढ़ के काम किया। हम कई तरीके हैं मीडिया पे अंकुश लगाने के। तो ये जो सरकार राजनीतिक दल हैं, ये धीमे धीमे इसी पे आगे बढ़ रहे हैं और उस पे अंकुश लगा रहे हैं विभिन्न तरीकों से, जिससे कि वो हमारे ये कह लीजिए कि हमारे अंडर में रहे और हम जो चाहें वो दिखाएं, हमारे विरोध में कुछ ना जाए। इस तरह के कई वीडियो आ चुके हैं, कई चैनल में आ चुके हैं, कई खबरें आ चुकी हैं, लेकिन उस पे ये एक नया मतलब ट्रेंड चला हुआ है। और यही कारण है कि आज पंजाब में जो घटना हुई, ये दुखद घटना है कि अगर कोई चैनल आपके खिलाफ दिखा रहा है, आप उसका सही वर्णन करिए, आप उसको बताइए कि भाई कमाल की बात सर, ये कमाल की बात ये सर, आप, जिस चैनल को इन्होंने बैन किया, अभी कुछ दिनों पहले इसी चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं के, यानी बीजेपी के जो लीडर्स है, उनके लाइव टेलीकास्ट को बैन किया था अपने चैनल पे कि उनके लाइव टेलीकास्ट को नहीं चलाया जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इनके लिए ही फायदेमंद की चीजें थी और वो पंजाब में उसी चैनल को बैन करके बैठे हुए हैं। अब मोहम्मद तकी जी, हम आप तक पहुंचेंगे। आपकी जो पार्टी का या जो समागम है, एक तरह से इंडिया गठबंधन है, उसकी ड्राइविंग सीट पे जो पार्टी है वो कांग्रेस है इस वक्त। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है, वो मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, मैनिफेस्टो में है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो 1978 का जो एक्ट है, उसमें अहम बदलाव किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनके लिए एक नया बिल पास किया जाएगा, नए मानक तैयार किए जाएंगे, किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब का ये जो भी चीज़ें हैं पंजाब में जो हुआ, ये उसके एक ट्रेलर मात्र है, एक झलक मात्र है? अनुराग साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बेस बहुत अच्छा है और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। आप देखिए, जब कांग्रेस का वक्त था तब मीडिया को बहुत वक्त दिया जाता था और प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते थे विदेशी यात्राओं जी, उसी प्लेन के अंदर मीडिया के लोग भी जाते थे, वहां से आते जाते में प्रधानमंत्री से हर मुद्दे पे बातचीत होती थी। बिल्कुल सर, इमरजेंसी के टाइम पर मीडिया के साथ मीडिया हाउसेस को कितना छूट दी गई थी सर, वो पता है सर? इमरजेंसी के दौर पे जो हुआ वो गलत हुआ, वो एक काला अध्याय था और कांग्रेस ने उसकी सजा भी भुगती है। लेकिन आप लगातार जो है मीडिया को हमेशा फ्रीडम दी गई बात करने की, सवाल पूछने की, और मीडिया सवाल पूछने की आजादी की बात आप कर रहे हैं तो मुझे 2023 का वो मामला याद आ गया जब मोदी सरनेम को बाद में जब लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी जी को अयोग्य ठहराया गया था, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा था सीधा सीधा इसी मोदी सरनेम के मामले को लेके, तो सीधा सीधा राहुल गांधी जी बिफर गए थे और यहां तक कह दिया था कि पत्रकारिता जरा कायदे में कीजिए, आप बीजेपी का बैच लगा लीजिए, बीजेपी का बैच लगा के सवाल पूछना तो पूछिए, उसी भाषा में जवाब दूंगा। और उसके बाद जब दूसरा सवाल किसी पत्रकार ने पूछा तो पहले पत्रकार पर कमेंट भी किया था, हवा निकल गई। इस तरह की भाषा शैली एक मीडिया कर्मी के लिए, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए अनुराग साहब, अभी आपने ही खुद अपने ही चैनल पे अभी इसी डिबेट के दौरान कहा है कि जैसे बहुत सारे नेता अच्छे नहीं होते और ठीक नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं, उस तरह से पत्रकार ही बहुत जो है वो बायस हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, किसी से प्रेरित होकर सवाल पूछ सकते हैं। ये आपने खुद ही अभी इसी डिबेट के दौरान कहा है। चलिए तो नहीं तकी जी, ये बात सही कही आपने, कुछ होते हैं बायस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, मान लेते हैं। लेकिन ये बताइए कि अपने हर मंच पे, इस 2024 के हर चुनाव पे, कन्नौज की रैली हो, कानपुर की जनसभा हो, हर जगह पे, दोनों जनसभाओं में बैक टू बैक जहां भी जाते हैं, इन जनसभाओं में भी उन्होंने आते ही मंच पर सीधे कहा, मेरे बेचारे पत्रकार, बेचारे हैं पत्रकार भाई जो हैं, भाई बंधु हैं, बेचारे हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये अपने हाथ से हिसाब से लिख नहीं सकते, क्योंकि मोदी के कहने पे चलते हैं और अडानी अंबानी इनके मालिक हैं, बेचारों को घर पालना है। इस तरह की भाषा शैली एक पत्रकारों के लिए, चलिए कुछ की बात अलग करें, आप सारी मीडिया को आप उसी में लपेट में। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले एक मंच से राहुल गांधी जी ने, आपके सहयोगी दल के नेता, उन्होंने कहा चमचे और चमची ये मोदी के कहने पे चलते हैं। इस तरह की भाषा शैली का वो भी पत्रकार के लिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए, क्या सारे पत्रकार ऐसे? गोदी मीडिया एक टर्म है जो बहुत पहले से यूज किया जा रहा है और बहुत कॉमन हो चुका है। और कई बार न्यूज चैनल के दौरान, बहुत से चैनल के दौरान जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो कई बार ये दिखा देता है कि कौन किसकी तरफ बायस है, झुकाव किस तरफ है, ये स्पष्ट हो जाता है।
आज की डेट में बहुत से न्यूज चैनल्स की जो प्रतिष्ठित हुआ करते थे उनकी टीआरपी लगातार कम हो रही है, गिर रही है। और तो YouTube ये चैनल जो मतलब नए ये आए हैं, नेता उनकी आकलन कर TRP सर, ये उनको- नेता आकलन कर लेते हैं अपना जो भाषा सर, शैली होती है सर, उससे, तो मुझे- हो सकता है कि देखिए, उससे मुझे- उसी भाषा शैली से मेरे बारे में भी आकलन आप कर चुके होंगे कि सर मैं मुझे किसकी अपनी- तरफ हूं। देखिए मुझे अपनी बात पूरी कर दीजिए। नहीं मैं सर, कहना समय चाहता बहुत हूं- कम है सर, बहुत सब कि- समय बहुत कम है सर, समाप्ति का समय हो गया है। सर ज्यादा आप ही ने बोला है इसमें। मैं कह रहा हूँ जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करती है, मैं आप कौन डिसाइड करने वाले हैं। जी। और आज तरह से जिस तरह से और यूट्यूब चैनल्स पे जब टीआरपी और व्यूज बढ़ रहे हैं लगातार चैनल्स जी। के, तो उससे तो मीडिया हाउसेस को खुद सबक भी लेना चाहिए और सोचना भी चाहिए। जब आप ऐसे हल्के चैनल पे ऐसे हल्के पत्रकार चलाएंगे, देखिए हमारे देश के लोगों ने हमेशा लड़ा है, संघर्ष किया है, अंग्रेजों से लड़ा है, सामंतवाद से लड़ा है, महंगाई बहुत अमीरी से लड़ा है, हर समस्या से लड़ा है वो, और वो बहादुर है। तब जब इस तरह के इंटरव्यू देखता है, इस तरह के मीडिया चैनल देखता है जहां बहादुरी वाले सवाल नहीं है, जहां मीडिया हाउस डरे हुए हैं, सोच के सवाल पूछते हैं कि ऐसा ना कोई सवाल पूछ ले तो साहब की शान में गुस्ताखी हो जाए, तो फिर लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं बिल्कुल सही बात सर आपने कही, बिल्कुल सही बात कही सर, बहादुर है। बिल्कुल सही बात आपने कही सर, क्योंकि मीडिया का काम ही है सवाल पूछना, और मीडिया जब सवाल पूछती है पक्ष और विपक्ष, चाहे बीजेपी से या राहुल गांधी जी से, तो सुनने में आता है। आपको मैंने भाषा शैली बता दी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज समय बहुत कम है, हम फिर आपसे चर्चा में जुड़ेंगे एक बार और। पवन गोयल जी आपका, मोहम्मद तकी जी आपका, आलोक त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि लगातार मीडिया हाउसेस पे हमले क्यों हो रहे हैं, और तर्क वितर्क की ये जो पारंगत नेता होते हैं, पारंगत होते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मीडिया हाउसेस को सोचना चाहिए, लेकिन मीडिया का काम है सच दिखाना, और सच हम दिखाते रहेंगे। एबीसी न्यूज़ भी आपको सच ही दिखा रहा है और लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल अगली चर्चा में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।